गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ क्लास 11th ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस में होती हैं। तो फोर्स जो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो एग्जिस्ट करती है पार्टिकल्स के बीच में, सब्सटेंस के बीच में, गैसेस सॉलिड और लिक्विड में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सिवाय होती हैं, तो वो हमेशा अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में होती हैं जो आपस में उसको बांध के रखती हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होती हैं, हम बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड हैं। इन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। तो उसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है किसी भी सब्सटेंस की। तो हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स के बीच में या पॉलीएटॉमिक आयंस के बीच में, जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होंगी उतनी हायर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उतना वो मॉलिक्यूल स्ट्रांग होगा। तो जब वो उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा तो वो हीट ऑब्जर्व करेगा और मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, तो वो वापस लिक्विड में या वेपर में चेंज हो जाएगा। तो जितनी वहाँ पे उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी वो उसकी ग्रेटर द स्ट्रेंथ होगी और उसमें उसका उतना ही हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं ये 6 तरह की हैं: डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इंक्लूड करती हैं डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड डिस्पर्शन फोर्सेस, इनको सबको मिला के बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। एक साइंटिस्ट के नाम पे जिसे बोलते हैं वंडर वॉल, जिन्होंने इस फोर्सेस को पढ़ा था। तो हम बता दें कि आयन डायपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डायपोल वंडर वॉल फोर्सेस नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तरह है। तो यहाँ पहले डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है। तो यहाँ पे क्यों बनेंगे ये, क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। तो पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल दस अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो एक पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल से अट्रैक्ट होता है। और सिंपल एग्जांपल इसकी HCl है। तो यहाँ पे HCl में पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर मैं बोलूँ कि दो डायपोल रख दिए जाए सामने सामने जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपस में क्या करेंगे, एक अट्रैक्शन करेंगे, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे HCl में क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंज होती हैं। तो किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर वन एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, किसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे डायपोल मोमेंट PH3H2S में होती है। PH3 में 0.55 डायपोल मोमेंट है और H2S में 1.10 डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट H2S में ज़्यादा होती है PH3 से। उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है, मगर बॉइलिंग पॉइंट जो H2S का वो हायर होता है किससे, PH3 से। तो ये फोर्सेस किसने पढ़ी थी, किसोम ने 1912 में। तो इनको हम किसोम फोर्सेस भी बोलते हैं और इसके इफेक्ट को बोलते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है HCl में कैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रही है। एक पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दिखा रहे हैं दो डायपोल। तो ये हमारा है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह की दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल। ये आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। एक आयन ले लो, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ले लो, उसके आसपास एक पोलर मॉलिक्यूल रख दो, तो उन दोनों में जो अट्रैक्शन होगी उसे हम बोलेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन। एक आयन होना चाहिए, एक डायपोल होना चाहिए। तो जैसे मैं बता दूँ कि NaCl को डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे Na पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को भी। तो स्ट्रेंथ जो होगी वो डिपेंड करेगी चार्ज, साइज ऑफ द आयन और मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट एंड साइज ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होगी कैटायन की, तो उतनी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी उसमें। तो CCl4 में अगर मैं बोलूँ कि बीइंग नॉन पोलर कांट इंटरेक्ट विद CCl4, इसमें वो नॉन पोलर होता है, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए NaCl जो है इंसोल्यूबल होता है CCl4 में। नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक आयन होगा, एक डायपोल होगा। तो एक आयन जो होगा, डायपोल जो होगा, वो उसमें इतना डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो आयन जो है उसके जब अट्रैक्शन में आएगा तो वो डायपोल को क्या करेगा,
उसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट कर देगा और इन दोनों में इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आयन जो है इंड्यूस करेगा डायपोल इंट्रैक्शन इन अदर डायपोल मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैं बोल दूँ कि जैसे वो पोलराइज हो सकते हैं, अगर उनके आसपास एक आयन रख दिया जाए तो वो भी क्या करेंगे, वो डायपोल बन जाएंगे। किसकी वजह से? आयन की वजह से। तो उसे बोलेंगे आयन इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। तो वो किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज ऑन द आयन। आयन पे क्या चार्ज है उस पर डिपेंड करेगी, कितनी स्ट्रेंथ जो कितनी स्ट्रॉन्ग उनके बीच में फोर्सेस बनेंगी। और कैटाइन जो पोलराइज करेगा मॉलिक्यूल को बाय अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लॉड, जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होंगे उससे उसको अटैक क्या करेगा, अपने आसपास अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे NO3 नेगेटिव जो है वो आयोडीन के पास रखा गया है, तो NO3 ने उसको क्या किया है, इंड्यूस कर दी उसमें डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से वो क्या बन गया, डायपोल। तो ये होगी आयन इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे बोलेंगे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया जाए और एक पोलर मॉलिक्यूल रख दिया जाए, तो उन दोनों में जब उनको पास लाया जाएगा तो क्या होगी कि वो पोलर मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और उसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा। तो उसे बोलेंगे डायपोल इंड्यूस। एक डायपोल जो है इंड्यूस करेगा, दूसरे में डायपोल इंट्रैक्शन। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर सकते हैं जब उसको पोलर मॉलिक्यूल के पास रखा जाए, तो उसमें डायपोल मोमेंट आ सकती है, तो इसे डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन बोलेंगे। ये डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, कितनी जो आप डायपोल उसके पास रख रहे थे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी जल्दी वो पोलराइज कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल को। जैसे नोबल गैसेज जो होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, और जब उनके पास किसी डायपोल पोलर मॉलिक्यूल को रख दिया जाए तो वो उसको इंड्यूस करके उसमें क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट ला देते हैं। अब इस फोर्सेस को स्टडी किया डेबे ने 1920 में, और इसको बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। तो ये हमारे हो गई डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। लास्ट फोर्सेस है लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या है इसमें कि तो कौन सी फोर्सेस हैं जो अट्रैक्ट करती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, जैसे H2O2 N2 को। तो यहाँ पे जैसे या फिर बोलें कि हाइलियम नियॉन आर्गन को। तो इन फोर्सेस को किसने डिस्कवर किया था? फिन्स लंडन ने 1930 में। ये लंडन फोर्सेस बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? जब मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से राइज होती है ये फोर्सेस। तो ये बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके आसपास जो किसी के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को इस डायपोल मूवमेंट को क्या करते हैं, राइज करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? लंडन फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ बोलेंगे कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी क्या कर सकता है, डायपोल उसमें मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। वो किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसे लंडन फोर्सेस बोलेंगे। ये हमारा हो गया लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस।